चलिए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं बहुत ही शानदार और आपकी दुनिया का सबसे खतरनाक मंगोल आक्रमण। दुनिया का सबसे क्रूर और बेरहम शासक था चंगेज खां। कहीं ना कहीं चंगेज खां और तैमूर लंग का खानदानी था बाबर, जिसको आपने सुना ही होगा। फिर भी भारत को जीत नहीं पाया। रीजन क्या था? चलिए मंगोल आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल लिए हैं उनके लिए बहुत ही वरदान है। तो जल्दी से चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत में जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो भी युद्ध हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ेंगे और एक एक चीज़ पढ़ेंगे बिना देर किए हुए, बिना बकवास किए हुए, सीधे सीधी बात, नो बकवास। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कि जो मंगोल थे, मंगोल आक्रमण। तो भाई प्रथम मंगोल आक्रमण था, जो फर्स्ट टाइम जो मंगोल थे, जो प्रथम फर्स्ट टाइम जो मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? तो वो बेटा कब हुआ था? 1200 अगर हम देखें तो 1221 में हुआ था। कब हुआ था? 1221 में हुआ था। और जिसका कर्ता धर्ता कौन था? तो इसको हम लोग चंगेज खां भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। बट इसने कब आक्रमण किया था? उस समय दिल्ली पे कौन बैठा हुआ था? दिल्ली में बैठा था इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। और इल्तुतमिश कौन था बेटा? तो कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन का दामाद था और रजिया सुल्ताना के पिताजी थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हुआ क्या, क्योंकि इल्तुतमिश ने कोई एक ऐसा कैंडिडेट जिसको अपने वहाँ शरण लेने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मंगोलों का शासन रुक गया। क्योंकि मंगोल शासक कौन था बच्चों? तो चंगेज खां था। चंगेज खां फारस के शासक देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कौन शासक था? फारस का एक शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी जो शासक था, उसका पीछा करते हुए दौड़ते हुए कहीं ना कहीं भारत तक आ गया था। भारत के सिंध प्रांत मतलब जिसको हम लोग सिंध प्रांत बोले या सिंधु घाटी बोलते हैं, इंडस वैली तक पहुंच गया। ठीक है, इंडस वैली तक पहुंच गया। ठीक है, पर मंगोल शासक क्या हुआ? मंगोल शासक जो चंगेज खां था, चंगेज खां के भय से इल्तुतमिश ने किसको मना कर दिया? जलालुद्दीन मांगबरनी को मना कर दिया कि भाई हम आपको शरण नहीं दे सकते और किसी टाइप की सहायता नहीं दे सकते, क्योंकि आपको शरण देना मतलब चंगेज खां को अपने वहाँ दावत देना है। और अगर चंगेज खां आ गया तो कहीं ना कहीं तहस नहस कर देगा, क्योंकि बहुत ही क्रूर शासक था। क्योंकि उसके समय में बोला जाता है चंगेज खां ने भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की 14% जनसंख्या अपने दम पर कम कर दी थी, क्योंकि वो नवजात शिशुओं को, पैदा हुए बच्चों को भाले की नोक से उठाकर गेम की तरह उन्हें उछाल देता था। तो चंगेज खां काफ़ी बेरहम शासक था, न बच्चों को न बूढ़ों को, बल्कि देखा जाए तो एक कबीले के शासक से ये उठा था, क्योंकि कहीं ना कहीं लेडीज़ों को भी नहीं बख्शता था, क्योंकि इसकी लेडीज़ को भी नहीं बख्शा गया था तो ये किसी लेडीज़ को नहीं बख्शता था, और कहीं ना कहीं बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। बहुत ही बेरहम शासक था। ठीक है, जितना इसे बेरहम कहा जाए वो कम ही है। चंगेज खां को अपने दूत इल्तुतमिश के पास भेजे कि वह मांगबरनी जी तो नहीं लगाए, मांगबरनी की सहायता ना करे। अतः इल्तुतमिश ने मांगबरनी की कोई सहायता नहीं करी। और 1224 ईस्वी में, जो अंडरलाइन कर रहे हैं, 1224 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मांगबरनी भारत से चला गया और इसी समस्या का समाधान हो गया। अगर मांगबरनी को वो रोक लेता, जलालुद्दीन मांगबरनी को इल्तुतमिश रोक लेता, शरण दे देता, तो कहीं ना कहीं चंगेज खां को एक फ्री में युद्ध की दावत मिल जाती और कहीं ना कहीं यह चीज़ भारत के लिए
उस समय के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई सर्वाधिक अगर हम देखें, सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण थे, सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण थे वो किसके समय में हुए। तो वो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे आक्रमण अपने समय में दबाए। ठीक है, दबाए। तो आपने देखा ही होगा। फिर उसके बाद आता है कि 29 बार, टोटल 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किसने किया। तो वो कौन शासन था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, शाह गाजी, जिसका एक उपाधि थी, शाह गाजी की उपाधि थी। शाह गाजी ने गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और गयासुद्दीन तुगलक ने ही 29 बार, गयासुद्दीन तुगलक, शाह गाजी को उपाधि इसीलिए दी गई थी, 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। इसीलिए उसे वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध था। इसीलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था, तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब देखिएगा एक बार मंगोलों का आक्रमण, एक बार मंगोलों के आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जब तुगलक वंश चल रहा था तो एक बार इसके समय में भी आक्रमण हुआ था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मंगोलों ने भारत पर 1297 से लेकर मतलब जो इल्तुतमिश, बलबन, इनकी सबकी बात हो रही है। ठीक है, से लेकर 1306 तक लगातार आक्रमण कर दिया, लगातार आक्रमण किया। उस समय प्रसिद्ध था कि इनको कोई हरा नहीं सकता। किसको कोई नहीं हरा सकता, मंगोलों को कोई हरा नहीं सकता। मंगोलों को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो सामने कुछ भी नहीं देखते थे कि बच्चा है कि कौन बूढ़ा है, कौन लेडीज़ है, कौन जेंट्स है, कौन कमज़ोर है। वो डायरेक्ट बस उनका था कि काटना पीटना। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही भयानक और क्रूर में आते हैं। उस समय इन्होंने 5 बार भयानक अटैक किया था। ठीक है, अब आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी नाम सभी लोग जानते हैं। अगर जिन्होंने एक मूवी देख रखी होगी पद्मावत तो नाम सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया, तो ध्यान रखिएगा मंगोलों ने 2 बार आक्रमण किया। पहला कितना कब हुआ था, तो पहला 1299 ईस्वी में हुआ था। और फिर कब हुआ था, तो 1302 और 1303 के बीच में हुआ था। 1302 और 3 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक गैरिसन शहर का निर्माण किया था। अब आगे देखते हैं, मंगोल गिरोह को एक अपराजित लड़ाकू बल के रूप में माना जाता था कि ये कभी भी अपराजित नहीं होते हैं। ठीक है, रूप में एक भयानक प्रतिष्ठा भी इन्होंने प्राप्त कर ली थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चीन पर भी विजय प्राप्त की थी। मंगोलों ने चीन पर भी विजय प्राप्त की थी और पूर्वी यूरोप में भी आतंक मचा रखा था। इन्होंने बगदाद को भी लूटा था। इन्होंने किसको लूटा था, बगदाद को लूटा। और मिस्र में मामलूक मतलब वहाँ भी अगर देखा जाए, मामलूक का मतलब आप समझते ही हो, गुलाम। ठीक है, से मुकाबला करने की कोशिश की। ठीक है, अब यहाँ पे इस समय पृथ्वी के कुल भूभाग, देखिए मैंने अभी बताया था, इस समय पृथ्वी के कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल था 22% हिस्सा इनके कब्जे में था। किसके कब्जे में था, मंगोलों के कब्जे में था। 22% हिस्सा बहुत बड़ी चीज हो गई। इनकी आबादी भी 100 करोड़ थी। मंगोलों की जो आबादी थी वो बच्चों
100 करोड़ के आसपास उनकी आबादी थी। मंगोल शासक पहले बौद्ध हुआ करते थे, मंगोल शासक पहले बौद्ध हुआ करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे तुर्कों के संपर्क में आए। किसके संपर्क में आए? तुर्कों के संपर्क में आकर उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। ठीक है, किसको अपना लिया? इस्लाम को अपना लिया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आता है चालीसा दल, चहलगानी। ठीक है, क्योंकि ये उसी समय की बात हो रही है जिस समय मंगोल आए, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे बलबन हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो आपका फिरोज शाह तुगलक तक की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये चालीसा दल क्या होता है बेटा? तो देखिएगा, हिस्ट्री में ऑप्शनल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वो फैक्ट हैं। क्योंकि ये जो 40 गुलाम थे, ये जो 40 गुलाम थे, ये बहुत ही अमीर लोगों का एक दल था। ये एक अमीरों का दल भी था। इसे हम लोग अमीरों का दल भी बोलते हैं। इसे हम लोग अमीरों का दल भी बोलते हैं। किसका दल बोलते हैं? अमीरों का दल। ठीक है, चालीसा दल बनाया गया, जिसमें बनाया, वो किसने बनाया था बेटा? तो वो इल्तुतमिश ने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। और मैं बार बार कहता हूँ, इल्तुतमिश कौन था? तो रजिया सुल्ताना का नाम अगर आपने सुना होगा, रजिया के ये पिता थे, रजिया के पिता थे। जिसमें इल्तुतमिश के गुलाम भी थे। कौन कौन थे? तो नंबर 1 नसीरुद्दीन महमूद था, दूसरा गयासुद्दीन बलबन था। दूसरा कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि चालीसा दल जो था, चालीसा दल का दमन किसने किया? हालांकि बलबन उसी का एक पर्टिकुलर कैंडिडेट था चालीसा दल का, पर चालीसा दल का दमन किसने किया? तो भैया जो इसके बाद शासक बना, जिसका नाम था बलबन, बलबनी वंश, बलबन ने चालीसा दल का अंत कर दिया। क्योंकि उसे पता था कि अगर ये चालीसा दल रहेगा तो कहीं भी किसी भी तरह का इंटरफेयर ये लोग कर सकते हैं, किसी भी पॉलिसी को अपने हिसाब से चलाएंगे, हमारी एक भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो किसने इसका किया था? गयासुद्दीन बलबन ने चालीसा दल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, चालीसा दल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। अब नहरों की बात आती है। नहरों में सबसे ज़्यादा, नहरों को बनवाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है, सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है, वो योगदान किसने दिया? तो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम जो सुल्तान था वो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसको शाहगाजी की उपाधि भी मिली थी, शाहगाजी की उपाधि भी मिली थी। तो निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान की बात करी जा रही है, प्रथम सुल्तान की बात करी जा रही है। तो वो कौन था? शाहगाजी। कौन था बच्चों? शाहगाजी था, शाहगाजी, ध्यान दीजिएगा, शाहगाजी था। लेकिन फिर बात करते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वो बेटा था फिरोज शाह तुगलक। पूरा एक बहुत बड़ा नहरों का जाल बनाने की अगर हम बात करें, मतलब नहरों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करने की बात करें, तो वो था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब त्यौहार और प्रथा की बात करते हैं। जो उस समय त्यौहार चल रहे थे, तो गयासुद्दीन बलबन ने जिसने बलबनी वंश स्टार्ट किया था, और मैंने अभी बताया था जिसने चालीसा दल को बंद कराया, या तो बंद लिख लीजिए, बंद कराया। ठीक है, तो इसने नवरोज प्रथा जो थी, नवरोज प्रथा, फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ कराया था, जो फारसी त्यौहार था नवरोज को आरंभ कराया। और इसने सिजदा मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना शुरुआत करी थी। क्योंकि चालीसा दल का ख़त्म किया था, चालीसा दल के लोग जो थे वो इज्जत भी नहीं करते थे, तो इसीलिए इसने ये एक पॉलिसी स्टार्ट करी, सिजदा मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करो। या तो पाबोस क्या होता था कि सुल्तान के चरणों को चूमना, जिससे कहीं ना कहीं वो जो अमीर सरदार थे उनका एटीट्यूड ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग अगर झुकेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती ये चीज़ें स्टार्ट करी गई। ठीक है,
अब अगर हम बच्चों बात करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ये किस जनजाति का तुर्क था? तो ये ऐबक जाति का तुर्क था। ये ऐबक जाति का तुर्क था। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश इलबरी जाति का तुर्क था, इलबरी जाति का तुर्क था। और गयासुद्दीन बलबन किस जाति का तुर्क था? तो ये इलबरी तुर्क था। ये भी इल्तुतमिश और बलबन दोनों ही इलबरी तुर्क थे। दोनों ही कौन थे? इलबरी तुर्क थे। आगे बढ़ते हैं। सिक्का, सिक्का अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर सिक्के की बात करें तो किसके समय में कौन सा सिक्का चला? तो जैसे शासक कौन था जब सिक्के ढाले जा रहे थे? तो सबसे पहले हम इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश के बारे में ध्यान रखिएगा, रजिया के पिता, बिल्कुल आपको याद कराए दे रहे हैं, रजिया के जो पिता थे, रजिया सुल्ताना के जो पिता थे, ठीक है। इनके समय में चांदी का टका चलता था। चांदी का टका जो आप देख रहे हो यहाँ पर, चांदी का टका। और तांबे का जीतल चलता था। तांबे का क्या था? जीतल। जीतल जो होता था वो तांबे का होता था, ध्यान रखिएगा। और ये नाम से ही पता चल रहा है, जो टका है ये चांदी का था, ठीक है। जैसे आज भी लोग बोलते हैं तुम्हारी टके भर की औकात नहीं है, टके भर की औकात नहीं है, ठीक है। तो टका शब्द कई बार आपने सुना होगा। तो जो प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, उसका क्या नाम था? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ये एक इलबरी तुर्क था, ठीक है। सिक्के के एक ओर बगदाद के खलीफा का नाम रखा जाता था और सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू करी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का भी अगर हम नाम लेते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सांकेतिक मुद्रा योजना स्टार्ट करी थी, प्रतीक मुद्रा जिसे बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पुराने सिक्के जो मिले, जो सांकेतिक मुद्रा के नाम से देखे गए और इनमें क्या नाम पढ़ा था, वो सारी चीज़ें थी। तो संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को कहीं ना कहीं एक खराब राजा के बारे में बोला जाता है, क्योंकि विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। संभवतः क्या हुआ, इसलिए सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। लोगों ने अपने घरों में तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। जिससे क्या हुआ, तांबे के सिक्के की अधिकता उसमें बाजार में ज़्यादा हो गई और चांदी के सिक्के को तांबे से एक्सचेंज करने को कहा, ठीक है। तो लोगों ने रात भर पूरी रात जग कर तांबे के सिक्के बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीति और व्यवस्था क्या थी? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो, ठीक है, ऐबक तुर्क था, ठीक है। पारिवारिक संबंध की नीति इसने स्टार्ट करी। पारिवारिक संबंध की नीति क्या होती है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में शासन करने में सफलता क्यों मिली? क्योंकि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित किए। जैसे ताजुद्दीन यल्दौज कौन था? ये गजनी का शासक था। गजनी का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह किया, जिससे कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप मेंटेन हुई। उसके बाद आता है नसीरुद्दीन कुबाचा। ये मुल्तान का शासक था। ये कहाँ का शासक था? ये मुल्तान का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का विवाह इल्तुतमिश, जो उसका गुलाम व दामाद भी था, गुलाम व दामाद भी बना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का विवाह किया, ठीक है।
तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मेंटेन किए। इल्तुतमिश ने कुछ और व्यवस्थाएं भी लागू करी, इल्तुतमिश ने कुछ और व्यवस्थाएं लागू करी, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, क्योंकि चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु मानी जाती है। चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु मानी जाती है। तो इल्तुतमिश क्या था, इसने इक्तेदारी की प्रथा स्टार्ट करी, मतलब ज़मीन और जायदाद देने की प्रथा स्टार्ट करी। जमींदारी प्रथा इसने कहीं ना कहीं स्टार्ट करी। ठीक है, इस्लाम शासन प्रणाली को भी इसने स्टार्ट किया, और चालीसा दल की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही करी। चालीसा गुलाम क्या होते थे, जो अमीर गुलाम होते थे, अमीर गुलाम थे पर 40 अमीर लोग थे, जिनको जोड़कर एक चालीसा दल बनाया गया, जिसको चहलगानी भी बोलते थे। जिसको क्या बोलते थे, चहलगानी भी बोलते थे। ठीक है, इल्तुतमिश, अब इल्तुतमिश के बारे में ही हम लोग बात करें तो इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इक्तेदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, ये सब हमने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, इसने जो ये चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, जिससे काफ़ी लोग खफा भी हुए थे। तो खफा हो गए तो उसने क्या किया, लौह व रक्त की नीति अपनाई, खून का बदला खून जिसे बोलते हैं। तो बलबन ने अपने विरोधियों को समाप्ति के लिए लौह व रक्त की नीति अपनाई, खून का बदला खून का अनुपालन किया। बलबन जब गद्दी पर बैठते ही चालीसा दल को नष्ट कर दिया था, जिससे उसके कई विरोधी नाराज थे। उसने इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया। ठीक है, उसने इल्तुतमिश के परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया, जिससे कहीं ना कहीं दुश्मनी तो खत्म ही हो गई। फिर लिखा है राजत्व का दैवी सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे देखिए, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त माना जाता था। इल्तुतमिश ने ऐसा घोषित कर दिया था, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। सुल्तान कौन हो सकता है, तो सुल्तान एक निरंकुश होना अनिवार्य है। उपाधि क्या थी, इसने अपनी उपाधि जिल्ले इलाही करी थी। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है बच्चों, ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। और इसने क्या स्टार्ट की थी व्यवस्था, तो नियामत ए खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया। ठीक है, तो सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसने ऐसा बोलबाला करवा रखा था। फिर लिखा है सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, मतलब बलबन ने सैन्य विभाग के संगठन को श्रेय जाता है। सैन्य विभाग इसी ने स्टार्ट किया था, पर पक्का कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए लिखे नया धर्म। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म स्टार्ट किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध कर दिया, जिसकी वजह से एक नया धर्म स्टार्ट नहीं हो पाया। फिर लिखा है खालिसा भूमि, ये क्या व्यवस्था थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो शक्तिशाली व निरंकुश राज्य की स्थापना करने के लिए उसने उन सभी लोगों से ज़मीन छीन ली जो उन्हें राज्य द्वारा प्राप्त हुई थी। जिनको राज्य के द्वारा भूमि प्राप्त हुई थी, सबसे अलाउद्दीन खिलजी ने वो भूमि छीन ली थी। मूल्य नियंत्रण की नीति, बाजार नियंत्रण की नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारी की सारी अलाउद्दीन खिलजी ने ही व्यवस्था स्टार्ट कराई थी। इसका उद्देश्य था कि मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना था। अलाउद्दीन ने क्या किया, एक बड़ी और स्थायी सेना रखी और उसने नगद वेतन, इस बार इक्तेदारी नहीं थी, नगद वेतन देना स्टार्ट किया। और ऐसा करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। सेना का खर्च कम करने के लिए अलाउद्दीन ने सेना के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें, इसलिए उसने वस्तुओं की कीमत कम की। ठीक है,
फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या क्या व्यवस्थाएं कराई, हालांकि इसको बोलते तो लोग ख़राब थे, बट कहीं ना कहीं इसने भी बहुत अच्छी सी चीज़ें स्टार्ट की, जैसे दीवान अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही इसने कृषि विभाग स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट किया था। और कहीं ना कहीं इसको एक दोष दिया जाता है राजधानी परिवर्तन के लिए। तो राजधानी कहीं ना कहीं मंगोलों की वजह से या कुछ लोगों की वजह से राजधानी दिल्ली से देवगिरी मतलब जो दौलताबाद या तुगलकाबाद या औरंगाबाद ले गया। ये कई सारे नाम है, दौलताबाद, तुगलकाबाद, औरंगाबाद, जिसको पहले देवगिरी बोलते थे। दीवाने खैरात माने तो जानते हो, दान देना। बेरोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस स्टार्ट किया था, तो जितने भी मुस्लिम बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, ठीक है, और दान दिलवाया। दारुल शफा तो आज भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, खैराती हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं, खैराती हॉस्पिटल। दीवाने बंदगान की भी स्टार्टिंग मोहम्मद बिन तुगलक ने करी। दासों की देखरेख के लिए दीवाने बंदगान स्टार्ट किया। और सल्तनत में सबसे अधिक गुलामों वाला शासक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखा जाए तो इसने भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं करी। सबसे ज़्यादा लोक निर्माण विभाग, जैसे आजकल हम लोग PWD बोलते हैं ना, लोक निर्माण विभाग तरह स्टार्ट किया। इसने 5 नए शहरों का निर्माण किया, जिसमें एक नाम है फतेहाबाद, दूसरा नाम है हिसार, तीसरा नाम है फिरोजपुर, चौथा नाम है जौनपुर और पांचवा नाम है फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए आपने देखा होगा काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसने 1200 फलों के बाग लगवाए, 40 मस्जिदें बनवाई, 30 विद्यालय बनवाए, 20 महल बनवाए और 100 के आसपास सराय मतलब धर्मशालाएं बनाई और 200 नगर बनाए और 100 हॉस्पिटल खुलवाए। पुलों व नहरों का जाल भी बिछाया गया। ठीक है, इसने कहीं ना कहीं एक लोक निर्माण के लिए बहुत सारे काम किए। फलों के बाग लगवाए, फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। अशोक के जो स्तंभ थे, ठीक है, जो मेरठ और उधर थे, दिल्ली लाकर पुनः स्थापित किया। और अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। तो जितने भी हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के लोगों ने एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, उसके लिए एक दूसरे के ग्रंथों का अनुवाद भी कराया। हज की व्यवस्था भी करवाई। तो राज्य के खर्च पर ही हज की व्यवस्था भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। ठीक है, फिर लास्ट आता है यहाँ पर सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने क्या है, गजे सिकंदरी मतलब एक पैमाना, एक रूलर, जिसे हम लोग स्केल बोलते हैं, उस टाइप की चीज़ के लिए भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी नामक एक पैमाना भी चलाया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा द पैरट ऑफ इंडिया, जियोग्राफी, पूरी एक बायोग्राफी इनकी, अमीर खुसरो की हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो ऐसा बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।